गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 19 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सेवियर शिवलिंग का नाम क्या है। तो इसका पहला आंसर होगा हमारा काव्या। इंडिया का जो पहला सेवियर शिवलिंग है उसका नाम क्या है? काव्या। ठीक। दूसरा ये कि ये सेवियर शिवलिंग होता क्या है। तो सेवियर शिवलिंग ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने बड़े भाई बहन हुए, उनके बड़े भाई बहनों को कोई जेनेटिक बीमारी होती है, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए ऐसे बच्चों को कृत्रिम रूप से पैदा किया जाता है। जैसे कि एक होती है आईवीएफ तकनीक, इसके द्वारा पैदा किया जाता है बच्चों को। ठीक ना। तो अपने बड़े भाई बहनों के कोई अंग दान करना है, बैन मोरो दान करना है, कोशिका दान करनी है, तो इसको दान करके सही तरीके से उनकी बीमारी को दूर करने के लिए जो बच्चे कृत्रिम तरीके से पैदा किए जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है सेवियर शिवलिंग। जब ये बच्चे पैदा किए जाते हैं आईवीएफ, जैसे कि मान के चलते हैं कि आईवीएफ तकनीक के जरिए, तो पहले ही इनके जांच करके इनमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है यानी कि असंतुलन होता है उसको दूर कर दिया जाता है, जिससे ये कृत्रिम बच्चे सही होते हैं पहले, और फिर इन्हीं का कोशिका हुआ, बोन मैरो हुआ, अंग हुआ, वो इनके भाई बहनों को दान कर दिया जाता है। तो काव्या एक ऐसी ही बच्ची है और इसका बड़ा भाई था अभिजीत, इसको बोन मैरो की बीमारी थी। तो इसको दूर करने के लिए 1 साल पहले ऐसी ही सेवियर शिवलिंग भारत की पहली पैदा की गई थी, उसका नाम रखा गया है काव्या। यानी कि काव्या अब 1 साल की हो गई है। और विश्व में सबसे पहला जो सेवियर शिवलिंग पैदा हुआ था वो सन 2000 में हुआ था और वो था हमारा अमेरिका में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे बनाया गया है। तो ये हमारा बनाया गया है विशाल बी शर्मा को। किसको? विशाल बी शर्मा को। ये इमेज लगी हुई विशाल बी शर्मा को। और इससे पहले जो भारत के स्थायी प्रतिनिधि यानी कि हमारा यूनेस्को में एम्बेसडर थे उनका नाम था जावेद अशरफ। तो जावेद अशरफ की ये जगह लेंगे विशाल बी शर्मा। ठीक। इसके बाद यूनेस्को की बात की जाए तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोला जाए तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक परिषद। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में यानी कि फ्रांस में, और इसके जो हेड हैं उनका नाम है आंड्रे अजोले। क्या? आंड्रे अजोले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि तपेदिक रोग का कारण क्या है। तो तपेदिक रोग का कारण है हमारा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, पहली चीज। ठीक है ना। और ये होता क्यों है कि हमारा एक बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके कारण ये होता है। और ये इस बैक्टीरिया के कारण जो मैक्सिमम हमारा अंग प्रभावित करता है वो प्रभावित करता है फेफड़ा। क्या है कि WHO ने भी रिपोर्ट दी है कि विश्व में टीबी के मामले में जो नंबर 1 पर चल रहा है हमारा वो है भारत। ठीक। सबसे ज्यादा जो मौत टीबी से हो रही हैं वो हो रही है भारत में, और तकरीबन दुनिया के जितने केस हैं उसके 26% केस भारत में ही पाए जाते हैं। तो बहुत बड़ी बीमारी हमारी तपेदिक तो किससे होती है? जीवाणु से। और इस जीवाणु का नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय मूल के किस विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन बनाया गया है। तो ये डीन बनाया गया इनको हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का। ये इमेज लगी हुई श्रीकांत दातार की। ठीक है ना। इन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का कहना चाहिए डीन बनाया गया है, और ये 1 जनवरी 2021 से पहले अपना पदवी ग्रहण कर लेंगे। ठीक है ना। और ये इसमें कहना चाहिए पढ़ा भी चुके हैं, प्रोफेसर के रूप में रह चुके हैं, और अब ये डीन के रूप में इसको सेवाएं देंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यूजीलैंड का पीएम किसे चुना गया है। तो ये पीएम चुना गया है जैकिंडा आर्डर्न। ये इमेज लगी हुई जैकिंडा आर्डर्न की। ये दोबारा से न्यूजीलैंड की पीएम रीइलेक्ट हुई हैं। ठीक है ना, यानी कि नियुक्त हुई हैं। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो पीएम तो हो ही गई जैकिंडा आर्डर्न, और इसकी कैपिटल हमारी विलिंगटन। क्या है न्यूजीलैंड की कैपिटल? विलिंगटन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, MACS 6478 इनमें से किस फसल की किस्म है। तो इसका आंसर हुआ हमारा गेहूं। ठीक है ना। इस गेहूं की किस्म के द्वारा क्या हुआ, ये चर्चा में क्यों है कि महाराष्ट्र के एक गांव में गेहूं की इस किस्म के द्वारा हमारा तकरीबन दोगुना अनाज पैदा हुआ है, यानी कि दोगुना गेहूं पैदा हुआ है। और ये जो किस्म है से वो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसके अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, उसका नाम है आगरकर अनुसंधान संस्थान। क्या है? आगरकर अनुसंधान संस्थान। इसके द्वारा विकसित किया गया है। और MACS 6478 का दूसरा नाम भी है, इसको आम गेहूं भी बोला जाता है या इसको ब्रेड गेहूं भी बोला जाता है। तो इसकी जगह हो सकता है ये नाम यूज कर लिया जाए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया थैलीसीमिया किस प्रकार का रोग है।
तो ये है हमारा रक्त विकार। समझना चीज को, रक्त विकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या है कि पहली चीज तो कि थैलीसीमिया जो है वो एक आनुवांशिक बीमारी है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, थैलीसीमिया कैसी बीमारी है? आनुवांशिक बीमारी है, यानी कि माँ बाप से बच्चों में पहुंचती है। इसमें होता क्या है कि जिसको थैलीसीमिया होती है उसको कहना चाहिए कि हीमोग्लोबिन निर्माण में आती है दिक्कत। किसके निर्माण में आती है? हीमोग्लोबिन के निर्माण में आती है दिक्कत, यानी कि पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। और हीमोग्लोबिन का भी क्या काम है कि हीमोग्लोबिन एक हमारा प्रोटीन होता है और ये आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। ये भी पूछा सकता है कि हीमोग्लोबिन कहां पर पाया जाता है, तो आरबीसी में, याद रखना। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो इसी हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के लिए वाहक का कार्य करता है। तो यहां से ढेर सारे क्वेश्चन कि थैलीसीमिया किसकी बीमारी है, तो रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित। ये कैसी बीमारी है, तो आनुवांशिक बीमारी है। इसमें होता क्या है, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं बनता है या बहुत कम बनता है। हीमोग्लोबिन होता क्या है, एक प्रोटीन होता है। ये किस में पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में। और इसका कार्य क्या है, तो ये ऑक्सीजन के लिए वाहक की तरह कार्य करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन इधर से उधर मूव करती है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही करती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पुस्तक द बैटल ऑफ बिलोंगिंग के लेखक कौन हैं, तो ये लेखक हैं इस पुस्तक के शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। ये इमेज लगी हुई शशि थरूर की, सभी को पता हुआ जाने माने राजनेता और लेखक हैं, तो इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इनकी और पुस्तकें भी चर्चित हैं, तो वो भी हमें कम से कम पता होनी चाहिए। एक पुस्तक है इनकी, एक एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है ना, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है इनकी बुक, ठीक है ना। दूसरी इनकी बुक है व्हाई आई एम ए हिंदू, व्हाई आई एम ए हिंदू, ये भी पूछी जाती है। एक इनकी बुक और इंपॉर्टेंट है, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम। और एक और इनकी बुक है द हिंदू वे, ये हिंदूवाद पे ज्यादा लिखते हैं। जो नई बुक लिखी इन्होंने द बैटल ऑफ बिलोंगिंग, इसमें भी इन्होंने राष्ट्रभक्त, देशभक्ति, इन सब चीजों के बारे में लिखा है। द हिंदू वे एंड इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म, ठीक है ना। ये इनकी और हमारी बुक्स हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है हर साल 17 अक्टूबर को। और 2020 की इसकी जो थीम निर्धारित की गई है, ज्यादातर अब थीम पूछी जाने लगी क्वेश्चनों में, तो एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड इन्वायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है ना। ये इस 2020 की थीम है और इसको मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। संयुक्त राष्ट्र जो हमारी महासभा है उसने 22 दिसंबर 1992 को इसको अपनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया था और तभी से हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय दिवस के रूप में, गरीबी उन्मूलन दिवस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जोजिला टनल किन दो भूखंडों को जोड़ती है, तो श्रीनगर घाटी को और लेह को। ठीक, ये हमारी चर्चा में रही अभी जोजिला टनल, ठीक ना। तो ये हमारी श्रीनगर घाटी और लेह को जोड़ती है। ये लद्दाख में इसका निर्माण हमारा किया जा रहा है और इसका बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व है क्योंकि जोजिला जो दर्रा है वो श्रीनगर हुआ, कारगिल हुआ और लेह हुआ, इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। किस पर है? श्रीनगर, कारगिल और लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और ये तकरीबन 11,578 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। तो इसके कारण ये क्या है कि इतनी ऊंचाई पर जब हिमपात होता है सर्दियों में तो ज्यादातर ये बंद रहता है, तो इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इसके बन जाने से श्रीनगर घाटी और लेह के बीच में पूरे साल कहना चाहिए कनेक्टिविटी बनी रहेगी, श्रीनगर घाटी और लेह के बीच में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम कहां पर शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है हमारा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो हमारे उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ठीक है ना, इन्होंने इसको कहना चाहिए प्रारंभ किया है और इसका प्रारंभ करने का मकसद सिर्फ ये है कि जैसे कि पहले कार्यक्रम चलाया गया था बैक टू विलेज, किसके लिए? गांव के लिए, तो वैसे ही बिल्कुल शहरी क्षेत्रों में दरवाजे पर शासन प्रदान किया जाए उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया है माई टाउन माई प्राइड। तो शहरी क्षेत्रों के लिए है पहली चीज, बेसिक चीज। इसमें 19 अक्टूबर को ही लागू किया गया है और इसमें होना क्या है, इसके प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि कस्बों तक सार्वजनिक पहुंच बनाई जाए, ठीक है ना। दूसरा है कि स्थानीय लेवल पर लोकतंत्र को मजबूत किया जाए
और तीसरा इसको है कि जो सेवा वितरण होता है वो प्रत्येक शहरी व्यक्ति को दरवाजे पर किया जाए। तो कस्बों की पहुंच सार्वजनिक बनाई जाए, ठीक है ना, कस्बों तक। दूसरा क्या है, स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और जो दरवाजे पर सेवा का वितरण किया जाए। ये तीन इसके प्रमुख पिलर हैं। तो ये शहरी क्षेत्र या कस्बों के लिए बनाई गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्लू एक्वाम आईसीआई कंपनी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो ये किया है हाल ही में हमारी इन्फोसिस कंपनी ने, ठीक है ना। इन्फोसिस कंपनी ने ब्लू एक्वाम आईसीआई कंपनी को तकरीबन 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि यूएस डॉलर में इसको अधिग्रहण किया है। जो ब्लू एक्वाम कंपनी थी वो स्थापित की गई थी 2008 में। इन्फोसिस की बात की जाए तो इन्फोसिस की स्थापना हुई थी 1981 में। कहां पर हुई थी? तो पुणे में। और इसका स्थापना की किसने थी? तो सभी जानते होंगे, नारायण मूर्ति ने। और इसका वर्तमान में जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। और इसके वर्तमान में जो सीईओ हैं उनका नाम है सलिल पारेख। क्या नाम है? सलिल पारेख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि हाल ही में प्रकाशित लैंसेट मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा क्या है? तो ये भारत की जीवन प्रत्याशा है वर्तमान में 2019 के आंकड़ों के हिसाब से 70.8 ईयर्स, ठीक है ना। जीवन प्रत्याशा समझ में आ रहा होगा, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में एक औसत रूप से कितने वर्ष जीवित रहेगा इसको बताया जाता है। तो ये किसका अनुमान है? समझ में आ रहा होगा, ये हमारे भारतीय जनगणना का अनुमान नहीं है, यह है लैंसेट मेडिकल रिपोर्ट। लैंसेट एक मेडिकल जर्नल है और इसी ने अध्ययन किया है और उसने बताया है कि वर्तमान में यानी कि 2019 में भारत में मृत्यु दर में कमी आई है और जीवन प्रत्याशा है 70.8 ईयर्स, ठीक है ना। और उसने बताया है कि काफी बढ़ गई है आज की डेट में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बायो फोर्टिफिकेशन शब्द किससे संबंधित है? तो ये बायोफोर्टिकेशन शब्द क्या है? ये हमारा जो है वो खाद्य फसलों के पोषण मूल्य में वृद्धि से संबंधित है। इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो खाद्य फसलें हैं उनमें कैसे न्यूट्रिशन बढ़ाया जाए, ठीक है ना, पोषण मूल्य बढ़ाया जाए, इससे हमारा शब्द है बायोफोर्टिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि एक फसल में विटामिन हुए, खनिज हुए, इनकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, यानी कि इनके खनिजों के घनत्वों को बढ़ाया जाता है, जिससे कि इनके पोषण मूल्य में बताया जाता है कि 3 गुना तक वृद्धि की जा सकती है, ठीक है ना। ये आज का हमारा करंट सेक्शन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले सेक्शन के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।